फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक वायर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू हो गया। सेकंड एमसीक्यू, एम्पेयर सेकंड इज द यूनिट ऑफ चार्ज। यस, वेरी गुड, क्योंकि हम जानते हैं Q इज इक्वल टू आई टी, तो इससे बनेगा कूलम इज इक्वल टू। हाँ, तो जब एक एम्पेयर करंट एक सेकंड के लिए किसी कंडक्टर से फ्लो करे तो इसका मतलब कि एक कूलम चार्ज इस कंडक्टर से पास हुआ है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है, दैट इज व्हाट डज 1 कूलम रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ चार्ज। वो तो वही लिखा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसपोर्टेड बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इन 1 सेकेंड। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास IV graph for non-ohmic material is always good. Ohm's law states that current is directly proportional to dash and inversely proportional to dash. Directly proportional to voltage and inversely proportional to resistance. Very good. Domestic electric supply has frequency. Which of the following materials have negative temperature coefficient? हाँ, क्योंकि ये क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर। गुड। Which method can be used for absolute measurement of resistance? Ohm's law method, Lorentz method, Wheatstone bridge या Rayleigh? Accurate measurement of resistance, Wheatstone. Accurate measurement of EMF, potentiometer. Good. When two conductors each of resistance are connected या are attached in series to external circuit, their net resistance। यार ये देखो, याद है मैंने आपको कहा था अगर n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टर सीरीज में तो रिजल्ट तो 2 हो तो 2R, और मैंने शुरू भी 2R से किया था। फॉर मेटल्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव, क्योंकि मेटल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट जाती है, तो ये पॉजिटिव आ गया। Conductor has resistance R if its length is stretched to twice the actual value and its radius to 1/3 of its original value, new resistance will be। ये क्वेश्चन ऐसे करो, देखो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है R रो L बाय A या रो L डिवाइडेड बाय पाई R स्क्वायर। ठीक है। अब वो क्वेश्चन में जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, लेंथ इज स्ट्रेच टू 2L एंड रेडियस टू 1/3 यानी R बाय 3। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा, पाई को बाहर ही छोड़ दिया मैंने, तो R प्राइम इज इक्वल टू रो बाय पाई 2 इंटू एल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में इनसे गलती भी हुई, कहता है वायर इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन याद है कि नहीं, लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा, बस ये मुझे सिर्फ इतना कह देता कि वायर को स्ट्रेच किया गया है और उसका रेडियस ना बताता, तो फिर मैं स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन वाला फार्मूला बनाता। इससे क्या किया, इसने कह दिया कि हमने लेंथ को भी चेंज किया है, डबल किया है, और रेडियस को भी 1/3 किया है। स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन में हम सिर्फ एक ही पैरामीटर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, दूसरा हमें पता चल जाता है। जैसे हमें पता हो कि लेंथ डबल हुई है तो एरिया हाफ हुआ होगा, तो ये क्वेश्चन उस नेचर का नहीं था, इसीलिए हमने आंसर भी फिर उसी के मुताबिक दिया है। दो बल्ब्स A and B of powers 500 watt and 2000 watt are respectively are connected to 240 watt। अब सुनो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ये तरीका है, दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं तो हम यहाँ पे दो बल्ब बना देंगे। दिस इज लेट्स से बल्ब A जिसकी पावर 500 वाट, दूसरा बल्ब B जिसकी पावर 2000 वाट। ठीक है, इन दोनों को 240 वोल्ट के सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है, 240 वोल्ट का सोर्स दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, द रेशियो ऑफ करंट पासिंग थ्रू बल्ब A टू द करंट पासिंग थ्रू द बल्ब B, तो इनकी करंट्स की रेशियो क्या होगी, कैलकुलेट करें। मैं तो करवा दूंगा किसी वक्त, आप लोग कैलकुलेट करें, कम ऑन।
आपसे किसकी रेशो मांगी है? द रेशो ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए टू बी, ऐसा मांगा है ना उससे? मांगा है कि नहीं? ओके अब क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट हो तो ये किसके बराबर होगा? I इज इक्वल टू वी ए डिवाइडेड बाय आर ए अपॉन वी बी डिवाइडेड बाय आर बी। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सेम है, वोल्टेज कैंसिल हो जाएगी, तो करंट्स की रेशो किसके बराबर होगी? आर बी बाय आर ए के बराबर होगी। क्या ये अप्रोच इस्तेमाल की है? अच्छा, P इज इक्वल टू आई वी। ओके, अब अगर हम P इज इक्वल टू आई वी के मुताबिक काम लें तो I किसके बराबर होगा? P बाय V के। तो फिर आई ए, अच्छा ठीक है ना, I इज इक्वल टू P बाई V आता है ना, ये V नीचे शिफ्ट हो जाएगा ना, V बाई P कहाँ से आ गया? अच्छा, अगर ये आई ए है तो फिर ये पी ए है, और अगर ये आई बी है तो ये पी बी बाई वी है। ठीक है हमसे जो रेशो मांगी गई है आई ए डिवाइडेड बाय आई बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन वी डिवाइडेड बाय पी बी अपॉन वी, वी और वी, तो अब आई ए बाय आई बी इज इक्वल टू पी ए कितना है 500 और बी कितना है 2000, और 5 इंटू 4 आता है कि नहीं? द रिजल्ट इज 1:4। इट्स ऑप्शन बी। कितने बच्चे कर पाए थे? गुड, वेल डन। नेक्स्ट इसे सॉल्व करें। कंडक्टर हैज लेंथ इक्वल टू पाई मीटर्स एंड रेडियस आर मीटर्स, इट्स रेजिस्टेंस। बड़े मजे का क्वेश्चन है, करो। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। रेजिस्टेंस मांग रहा है तो पहले तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रो ए का मतलब, हाँ। अब वो कहता है कि लेंथ किसके बराबर है? पाई के बराबर है, तो रेडियस आर ही है तो उसको आर रहने देंगे, दोनों कैंसिल होंगे, आर टू पावर। मुश्किल था? ओके, नेक्स्ट। फॉर 0.5 सीमेंस ऑफ कंडक्टेंस रेजिस्टेंस इज, तो बड़ा आसान है यार। यस, क्योंकि द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब ये कितना है 0.5, 0.5 का मतलब ऊपर पॉइंट हटाने के लिए 10 लग जाएगा, नीचे 5, तो इट्स 2 ohm. Wire of length L has resistivity rho. If wire is divided into two halves, the resistivity of each half, it is a property of material independent of dimensions. ठीक है, तो ये भी सेम रहेगी, रो रहेगी। Resistivity of a conductor is independent of geometry and always remains constant. Of the following, the copper conductor has the least resistance must be G. अगर आप चाहते हैं कि कॉपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस सबसे कम हो तो उसको इनमें से क्या होना चाहिए? थिक, शॉर्ट एंड कूल। वेरी गुड, क्योंकि थिक होगा तो एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है? रो एल बाय ए। एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, लेंथ कम, रेजिस्टेंस कम, टेम्परेचर कम, क्योंकि वो क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर का टेम्परेचर कम होगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। कॉपर कंडक्टर है इसलिए, मेटालिक कंडक्टर में ऐसा होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज increase in resistance per ohm per, yes, per degree rise in temperature. A resistor has a resistance of 200 ohms. If a current of 0.5 amperes flow through it, what is the voltage drop across the resistor? Voltage निकालनी है, चलो। V is equal to IR, क्या रिजल्ट है? 100 वोल्ट है ना, V is equal to IR। IR का मतलब 0.5 multiply with 200, so the result is 100 ohm, नहीं 100 वोल्ट। अच्छा, फिर resistance of conducting material depend upon nature, dimension, physical state and
G. Device which convert heat energy into electrical energy. When a low resistance is connected in parallel with a high resistance, combined resistance is always less. पैरेलल का मतलब ही यही है कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. तो करके बताऊं या नहीं? ओके. Potential difference across a conductor is doubled, keeping the resistance constant. Power dissipated. आराम से करो, पहले क्वेश्चन लगाओ इसकी और रिजल्ट निकालो. जल्दी नहीं. अच्छा, हम क्लास में, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं. पावर का फॉर्मूला लगाएं फिर बताएं. अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वी स्क्वायर बाय यस. तो यहां से क्लियरली पता चलता है कि अगर वोल्टेज डबल हुई, पावर कितने टाइम? 4 टाइम इंक्रीज होगी. चले नेक्स्ट देखें. पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज मेड व्हेन अच्छा, जब जब कंफ्यूज हो जाओ ना कि नहीं समझ आ रही, तो पहले गलत ऑप्शन हटाओ. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजिस्टेंस, ईएमएफ, करंट. सुनो, पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट उस वक्त बनता है जब नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कभी भी डिवाइड नहीं होते ना. अच्छा, अब इसमें करंट भी डिवाइड नहीं होती. इफ यू रिमेंबर, एक ही बात था, आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो. अब या तो ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज डिवाइडेड, या बताओ. ये बड़ी स्मार्ट चॉइस होगी. रेजिस्टेंस डिवाइड की थी, आउटपुट रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी. ईएमएफ तो सोर्स की नहीं डिवाइड होती है. ईएमएफ सोर्स के अंदर है. हमने रेजिस्टेंस चेंज करके वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज हासिल की थी. फॉर्मूला भी रिकॉल करवाता हूं. द आउटपुट वोल्टेज VAB इज इक्वल टू RAB डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई विद सोर्स वोल्टेज. तो देखो, सोर्स वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना, ये यही ईएमएफ है. RB कांस्टेंट है. क्या चेंज हो रहा था? RAB. रेजिस्टेंस हम कम या ज्यादा करके आउटपुट को चेंज कर रहे थे. सोर्स वोल्टेज नहीं डिवाइड हुई थी, रेजिस्टेंस चेंज हुई थी. सोर्स वोल्टेज अगर 10 है तो वो तो 10 ही रहेगी. रेजिस्टेंस चेंज हुई थी, आउटपुट चेंज हो रही थी. तो ये जरा आपसे गलती हुई है. रेजिस्टेंस इज डिवाइडेड. नेक्स्ट को देखिए. वोल्ट इनटू एम्पियर. इतनी बड़ी गलती है. P is equal to IV. तो वोल्ट मल्टीप्लाई विद एम्पियर इज इक्वल टू वाट. In how many hours 1000 watt AC will consume 1 unit of electricity? वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 1 किलोवाट आवर. पहले ये रिकॉल करो कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना है? 1 किलोवाट आवर. ऐसा है या नहीं? तो अब उधर उसने ऑलरेडी बता दिया कितने वाट का एसी है, मतलब वो किलो बन गया ना. और अब कितनी देर के लिए चलना चाहिए? 1 आवर के लिए. तो 1 यूनिट कंज्यूम कर लेगा, which means option B. Instantaneous power supplied to a circuit is the product of, power is the product of current and volt. Instantaneous current, instantaneous voltage. Certain X-ray tube requires a current of 5 milliampere at a voltage of 60 kilowatt. The rate of energy dissipation in watts. मतलब क्या मांग रहे हैं? निकालो पावर, निकालो, जल्दी करो. बिल्कुल सही बताया. वेरी गुड. आपने बताया. गुड. एआई नहीं किया उसने, डायरेक्ट बताया. चलो मत. और यार उसने P इज इक्वल टू IV कर दिया, तुम लोग सोए हुए हो. इधर मिली था और किलो था, कैंसिल हो गया. 60 into 5 करूं? ओके. Which of the following quantities is correctly matched to its unit? हाँ, सिर्फ पावर का यूनिट वॉट है. रेजिस्टेंस कूलम में नहीं होती, करंट वोल्ट में नहीं होती, इलेक्ट्रिक चार्ज एम्पियर में नहीं होता.
अच्छा, चलो 100 वाट और 200 वाट के बल्ब हैं, उनकी रेजिस्टेंसेस R1 और R2 हैं, उनकी वोल्टेज सेम है, रेटेड वोल्टेज सेम है, देन द पावर ऑफ, किसकी पावर ज्यादा होगी? सॉल्व कर लें, बता दें, नो हरीज, आराम से करें, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये लास्ट वन था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट्स दैट मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अच्छा